हम लोग कल दक्षिण भारत में पल्लव का राजनीतिक इतिहास पढ़े थे। हम लोग कल क्या पढ़े थे? पल्लव का राजनीतिक इतिहास। और मैंने आपको बताया था कि अपराजित प्रथम अंतिम पल्लव राजा था। अपराजित, नाम तो अपराजित था, लेकिन ऐसा पराजित हुआ कि अपने भी नाश हुआ और कुल पल्लव वंश को भी समाप्त करवा दिया। और आदित्य प्रथम ने इसको पराजित किया 875 AD में और चोल वंश का स्थापना किया, और इस प्रकार पल्लव राजवंश समाप्त हो गया। पल्लव राजवंश समाप्त हुआ तो ये एक प्रकार का राजवंश था, राजतंत्र था। और इस काल की जो पल्लव काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है वास्तुकला। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? वास्तुकला। वास्तुकला में भी मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य, ये जो मंदिर स्थापत्य है ये द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। इसको ध्यान में हम लोग को रखना होगा। और ये द्रविड़, इस जो पल्लव वास्तुकला जो द्रविड़ शैली में बना है उसका निम्नलिखित 3 विशेषता है। मंडप, मंदिर और मंडप, रथ और मंदिर। मंडप है पहली विशेषता, रथ दूसरी विशेषता, मंदिर तीसरी विशेषता। पल्लव जो मूर्ति कला है उसकी पहली विशेषता मंडप है, दूसरी विशेषता रथ है और तीसरा विशेषता मंदिर है। ठीक। पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला को 4 भाग में बांटा। पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला को 4 भाग में बांटा। पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला को 4 भाग में बांटा। पहला भाग है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली 600 AD से लेके 630 AD तक था। इस समय का जो मंदिर होता था वो सादा होता था, ज्यादा अलंकरण नहीं था। स्तंभ होता था और मंडप होता था। ये मंडप क्या होता था वो मैं बता देता हूं। कठोर चट्टान को काटकर गुहा मंदिर बनाए जाते थे। कठोर चट्टान को काटकर क्या बनाए जाते थे? गुहा मंदिर बनाए जाते थे। उसी को मंडप कहा जाता था। महेंद्र वर्मन शैली के जो मंदिर हैं वो हमें तिरुचिरापल्ली से मिले हैं और पलवरम से मिले हैं। दोनों जो है तमिलनाडु में है, आप लोगों को पता ही होगा तिरुचिरापल्ली कहाँ है और पलवरम कहाँ है। महेंद्र वर्मन जो शैली है, पल्लव वास्तुकला का पहला भाग है मंदिर का, वो 600 से 630 AD तक है। इस समय जो मंदिर बनते थे वो सादा बनते थे और उसमें स्तंभ होता था और मंडप होता था। मंडप का अर्थ हुआ कठोर चट्टान को गुहा मंदिर बनाया जाता था, उसी को मंडप कहा जाता था। ये हुआ महेंद्र वर्मन शैली। इसके मंदिर जो है तिरुचिरापल्ली से मिले हैं और पलवरम से मिले हैं। दूसरा मंदिर मिला है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल शैली। इसका समय जो है 630 AD से 668 AD तक है। नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल शैली या 630 AD से 668 AD तक इसका जो समय है। इस समय का जो मंदिर, इसमें 2 चीज था। मंडप तो बनता ही था, विशेषता क्या था? मंडप तो था ही, उसके साथ साथ जो है मंडप के साथ साथ एकाश मूर्त आ गए, एकाश मंदिर आ गए।
विकास मंदिर का अर्थ हुआ रथ, रथ मंदिर, रथ प्रकार का मंदिर। ये जो है कठोर पाषाण को काटकर, कठोर पाषाण को काटकर रथ का रूप दिया जाता था। एक ही पत्थर को मंडप, जो पहले मैनवर्मन शैली का विशेषता था वो तो था ही, लेकिन अब जो है कठोर पाषाण को काटकर रथ का आकार दिया जाता था और इसे रथ मंदिर बनते थे। तो नरसिंहवर्मन शैली का मंडप विशेषता है और रथ मंदिर विशेषता है। महाबलीपुरम जो है वहां से रथ मंदिर मिला है और इसको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। महाबलीपुरम से रथ मंदिर मिला है, उसको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। इसको नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। इस जो मंदिर का, इसमें सप्त पैगोडा, 7 तो कहा जाता है कि 7 रथ मंदिर है, लेकिन वास्तव में यहां पर 8 रथ मंदिर है। वास्तव में 8 रथ मंदिर है। कौन कौन है? तो धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिंडारी एवं वाल्या कुकुट्टी। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, पिंडारी एवं वालाया कुकुट्टी रथ, ये 8 कुल मिला के रथ यहाँ पर महाबलीपुरम में हमको देखने को मिलते हैं। इसको महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, इसमें सबसे बड़ा जो रथ है वो धर्मराज रथ है और सबसे छोटा रथ जो है वह है द्रौपदी रथ है। परीक्षा में पूछा जाता है कि नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो 7 रथ मंदिर बनाए, लेकिन वास्तव में वो 8 है, वह सबसे बड़ा कौन है? तो धर्मराज रथ है, जिसको युधिष्ठिर भी कहा जाता है, और सबसे छोटा रथ किसका है? तो द्रौपदी रथ है। तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम का मंदिरों का विशेषता है। अब है नरसिंहवर्मन द्वितीय। एक चीज और, ये जो रथ मंदिर है जो मामलपुरम या महाबलीपुरम से मिला है, वो जो है बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित है। इसको याद रखिएगा, ये बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित है। इसको आप कह सकते हैं कि विहार और चैत्य के प्रकार का है ये। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नरसिंहवर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली, ये 668 एडी से ये 700 एडी तक था। रथ मंदिर, एक मिनट और, रथ मंदिर जो होते थे वो काष्ठ कला से प्रभावित थे, काष्ठ कला से प्रभावित थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर था वह बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित था, और दूसरी बात यह कि वो काष्ठ कला से भी प्रभावित था। उसके बाद आता है नरसिंहवर्मन द्वितीय या राज सिंह शैली का मंदिर, जो जिसका समय है 668 एडी से 700 एडी तक। पहले क्या होता था कि कठोर पाषाण को काटकर मंडप या रथ बनाया जाता था। कठोर पाषाण को काटकर मंडप या रथ बनाया जाता था। ये मैनवर्मन शैली में भी देखने को मिलता है, मामल शैली या नरसिंहवर्मन शैली में भी देखने को मिलता है। लेकिन नरसिंहवर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली में अब यह हो गया कि पत्थर या ईंट का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर मंदिर बनाया जाने लगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पत्थर या ईंट का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर अब मंदिर बनाया जाने लगा। ये नरसिंहवर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली का
मंदिर का विशेष था। अब मंदिर जो है काफी विशाल बनते थे। अब मंदिर क्या होते थे, काफी विशाल बनते थे। और दूसरा ये था कि इसमें मंडप शिखर भी देखने को मिलता है इस मंदिर में, और विमान भी देखने को मिलता है। नरसिंहवर्मन द्वितीय के जो मंदिर होते थे वो स्वतंत्र रूप से बनते थे, बड़े बड़े पत्थर के बनते थे या बड़े बड़े ईंट के बनते थे, और उसमें शिखर या विमान देखने को हमको मिलता है। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट नरसिंहवर्मन द्वितीय ने मंदिर बनाया था, जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है मंदिर है जो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। दूसरा ये है कि महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या शोर मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या शोर मंदिर भी जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और ये राजसिंह शैली में है। तीसरा है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये मंदिर जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने नहीं बनाया है, ये परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने बनाया है। ये किसने बनाया है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने बनाया है, लेकिन शैली जो है इसकी नरसिंहवर्मन द्वितीय या राजसिंह शैली की मंदिर है। अब अंतिम जो मंदिर बने वह नंदी वर्मन शैली के मंदिर बने। अंतिम मंदिर कौन बने, नंदी वर्मन शैली के मंदिर बने। ये 700 के बाद बने, 700 ईडी के बाद। मंदिर जो है बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनता था, और ईंट का ही बनता था, लेकिन काफी नहीं के बराबर हुआ। जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, ये जो है आपको कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, ये सब जो है नंदी वर्मन शैली के मंदिर है। और ये मंदिर अब कोई विशेष नवीनता नहीं लिए हुआ है, इसमें कोई नयापन नहीं है, और पुराना भी जो है लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो दरवीर स्थापत्य की शुरुआत पल्लव ने शुरू की थी, दरवीर स्थापत्य की शुरुआत पल्लव ने शुरू किया था, उसको पराकाष्ठा पर किसने ले गया, तो उसको पराकाष्ठा पर ले गया था आपको चोल शासक, जो हम चोल पढ़ाते समय आपको बताएंगे। तो यह है मंदिर स्थापत्य के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। एक दो बात मैं और चाह रहा हूं कि आपको यहां पर वास्तुकला, जैसे कि नरसिंहवर्मन द्वितीय ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था, एक बौद्ध विहार बनाया था, क्योंकि नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है चीन में अपना दूत मंडल भेजा था, तो वही दूत मंडल वहां से भी आया था, तो उन लोगों के बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। एक पॉइंट मैं और चाहता हूं कि आपको डील कर दूं कि नंदी वर्मन द्वितीय जो था उसको कांची की जनता ने चुन कर राजा बनाया था, कांची की जनता ने चुन कर राजा बनाया था, क्योंकि परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु अचानक हो गई थी, वो अपना उत्तराधिकार नहीं चुना था, तो कांची की जनता ने नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया। ये सब मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। एक बात और, एहुल अभिलेख का मैंने चर्चा किया था पुलकेशिन द्वितीय का, जो रविकीर्ति लिखा है, इसमें कालिदास की चर्चा तो है ही, साथ साथ भारवी की भी चर्चा है। वही भारवी जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था पल्लव शासक के, और किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ लिखा। तो ये हो गया पल्लव वास्तुकला के बारे में जानकारी। पल्लव वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला वो शुरू करने वाले थे। कल मैंने कुछ चालुक्य शासक का वर्णन किया था,
चालुक्य वंश का। तो चालुक्य के जो मंदिर होते थे वो जो थे बेसर शैली के मंदिर थे। और मैंने कहा था पटडकल में पापनाथ का मंदिर, ये 30 मीटर इसका शिखर ऊंचा है। और विरूपाक्ष मंदिर का शिखर 40 मीटर ऊंचा है। लेकिन ये सारे मंदिर बेसर शैली में ही बने हैं। चालुक्य के जो उत्तराधिकारी राज थे, या यादव हो या होयसल हो, अगर इन्होंने भी मंदिर बनाया है तो वो मंदिर बेसर शैली का ही मंदिर है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक और छोटा सा पॉइंट है, बेंगी का चालुक्य जो राजवंश था वो किस किस नदी के किनारे था? तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में वेंगी का चालुक्य राजवंश था। वेंगी का चालुक्य राजवंश था। तो इस प्रकार दक्षिण भारत का इतिहास हम पल्लव तक पढ़ लिए। अब एक मात्र बचा हुआ है चोलों का इतिहास दक्षिण भारत में। जो मेजर थे चालुक्य, पल्लव, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक छोटा एक मेजर जो है राष्ट्रकूट पहले ही पढ़ाई हो चुकी है, और एक बचा हुआ है आपका जो नाम है चोल राजवंश। तो चोल राजवंश जो है आप कह सकते हैं कि वह एक तरह से पूर्व मध्यकालीन भारत का पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि 850 एडी से वो लगभग 1200 तक चला जाता है उसका इतिहास। तो ये पूर्व मध्यकाल का ही फेज है। तो प्राचीन भारत का जो 750 तक का इतिहास है वह लगभग समाप्त हो गया। प्राचीन भारत का जो दक्षिण भारत का इतिहास है वह अब समाप्त हो गया आपका। और अब जो है पूर्व मध्यकालीन भारत में जो दक्षिण भारत है उसका इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें चोल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब चोल जो है सुदूर दक्षिण में 3 राज थे, चोल, चेर, पांड्य, संगम राज्य थे, और इनका पतन 300 एडी तक हो गया था। 300 एडी तक चोलों का पतन हो गया था। फिर ये जो है 850 एडी के आसपास फिर जो है पल्लव को हराकर सत्ता में आएंगे चोल। तो अब हम लोग चोल राजवंश पढ़ेंगे। मैं सोचता हूं कि चोल राजवंश पढ़ाने से पहले प्राचीन भारत का जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसका एक समग्र विवेचन मैं करने का प्रयास करूंगा। उससे आपका दक्षिण भारत को पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारे अंतर्निहित बिंदु हैं जो समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करते हैं, और वह मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इतिहास के समग्र बिंदुओं की समझ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य यह है कि मुख्य परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र हों, चाहे और भी जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र हैं, वो आपको देखने में उसका नज़रिया, अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका आपका नज़रिया व्यापक होना चाहिए। और इंटरव्यू भी, साक्षात्कार देने जाएँ तो वहाँ भी आप उन सारे पक्षों को रख सकें जो इतिहास में छुपे हैं, दबे हैं। दूसरी बात यह कि निबंध प्रश्न पत्र में भी दक्षिण भारत का जो इतिहास है, अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास को एक नए नज़रिए से 750 एडी तक प्रस्तुत कर दें, कोशिश कर रहा हूँ मैं ये वीडियो बनाने का। फिर मैं चोल पढ़ाऊँगा जो ज़्यादा साइंटिफिक होगा। फिर आप समझ जाइए दक्षिण भारत की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, वो क्यों है, क्यों जो है वो भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा, सुदूर दक्षिण का हिस्सा आज तक भारतीय से लगाव नहीं महसूस कर पा रहा है मुख्य भूमि से। तो ये सब चीज़ें अगर मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।